जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में एक नियम था कि बुरी आत्माएं जीवित लोगों का रूप धारण कर लेती हैं और जो अगरबत्ती खाते हैं वे शैतानी शक्तियों के वश में होते हैं। उस दिन हमारे गांव के चमन काका मेरे घर के दरवाजे पर खड़े थे। उनका चेहरा राख जैसा पीला था, हाथ मुड़े हुए थे और उनकी धुंधली आंखें मुझ पर टिकी थीं। छोटे अमन, मुझे 3 अगरबत्तियां उधार दे दो। 7वें, काका आपको अगरबत्ती किस लिए चाहिए? चमन काका ने अकदते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी ने मुझे तुम्हारे पास से अगरबत्ती लेने भेजा है। आज हमारे गांव में किसी की दर्दनाक मौत हुई है और मेरे दादाजी और मेरी बुआ मदद के लिए आज सुबह जल्दी निकल गए थे। मुझे लगा कि दादाजी व्यस्त होंगे और आ नहीं पा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने चमन काका को घर कुछ लेने भेजा होगा। ये सोचकर मैंने सिर हिलाया। ठीक है 7वें काका, आप मेरा इंतजार करें। ये कहकर मैं अंदर गया और 3 अगरबत्तियां ले आया। 3 अगरबत्तियां देखते ही चमन काका की उत्तेजना साफ झलक रही थी। देखो, कुछ अजीब है। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, चमन काका ने मेरे हाथ से तीनों अगरबत्तियां छीन ली और अपने घर की तरफ फेंक दी। उनके अगरबत्ती चबाने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो और मैं डर के मारे सहज रूप से 2 कदम पीछे हट गया। जीवित लोग अगरबत्ती जलाते हैं, मृत उसे खाते हैं। क्या चमन काका मर चुके थे? इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, चमन काका ने आंगन में कदम रखने की कोशिश की। उनका पैर चौखट से जोर से टकराया। मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? दहशत में आकर मैं मुड़ा और भागा। पीछे से मुझे पटाखों की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चमन काका पहले से ही मेरे आंगन में थे और मुझे एकटक देख रहे थे। मैं जल्दी से दीवार फांद कर गेट से बाहर निकल गया। चमन काका लगातार मेरा पीछा कर रहे थे। मैं बेतहाशा पीछे के पहाड़ की ओर भागा और आखिर में वहां अपने दादाजी से मिला। उन्होंने मुझे घबराया हुआ देखा और पूछा, छोटे अमन, क्या हुआ? दादाजी, चमन काका मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरी बात मेरे होठों से निकली ही थी कि पूरा गांव दहशत में आ गया। असंभव, चमन काका को तो अभी दफनाया गया है। मैं इतना बेचैन था कि लगभग रो पड़ा। दादाजी, यह सच है। सूरज, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे 7वें काका को तो अभी दफनाया गया है। बोलने वाला सूरज था, चमन काका का बेटा, जो अपनी पितृभक्ति के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। मुझसे गलती नहीं हुई। उन्होंने मुझसे 3 अगरबत्तियां भी उधार लीं, उन्हें मेरे सामने ही खा लिया और मेरे घर की चौखट भी तोड़ दी। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, ग्रामीणों ने देखा कि डॉक्टर शर्मा और सूरज वहां से चले गए। मेरे दादाजी ने माथे पर बल डालते हुए कहा, छोटे अमन, तुम इस बारे में झूठ नहीं बोल सकते। दादाजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे दादाजी ने सूरज की ओर देखा। सूरज, क्या तुम्हारे पिता सच में ताबूत में हैं? सूरज का चेहरा पीला पड़ डीडीएच गया और वह हकलाने लगा। यहीं? बिल्कुल वही हैं। मेरे दादाजी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। सूरज, मैं जानता हूं कि तुम पितृभक्त हो और नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता मरे, लेकिन वे मर चुके हैं। तुम उन्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सूरज ने गुस्से भरे चेहरे से मेरे दादाजी को देखा। मेरे पिता एक अच्छे तैराक थे और गांव के मुहाने पर नदी गहरी नहीं है। वे गिरकर डूब कैसे सकते हैं? सूरज, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारे पिता पुल से गिरे सिर के बल और उनका सिर नदी के एक पत्थर से टकरा गया। इसी तरह वे डूब गए। कौन जानता है कि किसी ने उन्हें धक्का दिया हो? मेरे दादाजी ने भ्रिकुटी सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास बिल्कुल जमीर नहीं है। मैं और रतन काका ही थे जिन्होंने तुम्हारे पिता को पुल के नीचे से निकाला था। यह उनकी किस्मत थी। तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? जैसे ही मेरे दादाजी ने बोलना बंद किया, रतन काका भीड़ से बाहर निकल आए। ओ लड़के, तुम्हारे पिता मेरे अपने भाई हैं और तुम्हें मुझ पर भी यकीन नहीं है? सूरज ने अपने होंठ सिकोड़ दे और कुछ नहीं कहा। सूरज, क्या तुम्हारे पिता वाकई ताबूत में हैं? हाँ, बिल्कुल है। बोलने के बाद सूरज ने अपना सिर झुका लिया, जैसे कि वह थोड़ा दोषी हो। रतन काका ने मेरी ओर देखा और कहा, भाई, यह बड़ी बात है। अगर तुम मुझसे पूछो तो हमें चमन काका का ताबूत खोलकर देखना चाहिए कि वे उसमें हैं या नहीं। जैसे ही रतन काका ने अपनी बात खत्म की, सूरज का चेहरा बदल गया। वह भीड़ में फौदा लेकर खड्डा हो गया और आक्रामक होकर बोला, मेरे पिता को अभी दफनाया गया है। जो भी उनकी कब्र खोदने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। जैसे ही सूरज ने यह कहा, उसने भीड़ में मौजूद विशाल को इशारा किया। विशाल ने सिर हिलाया और भीड़ से हटकर बिना किसी निशान के गायब हो गया। तुम छोटे बदमाश, मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। अगर हिम्मत है तो मेरी गर्दन काट दो। सूरज ने भीड़ में रतन काका से कहा। बड्ढे भाई, क्या आपको सच में लगता है कि मैं
मैंने माथे पर बल डालकर कहा, सूरज, तुम इंसानी खून से किसी मुर्दे को जिंदा नहीं रख सकते। तुम्हारे पिता जब जीवित थे तो एक अच्छे इंसान थे, अब वे मर चुके हैं, उन्हें क्यों तड़पा रहे हो? कैसा जिंदा मुर्दा? मेरे पिता ताबूत में हैं, बकवास मत करो। मुझे विश्वास नहीं है, मैं ताबूत खोलना चाहता हूं। यह कहकर रतन काका ग्रामीणों की ओर मुड़े। अगर हमारे गांव में कोई जिंदा मुर्दा है तो गांव का हर इंसान मारा जाएगा। ग्रामीणों की आंखों में डर भरा था और वे आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कोई खुद को रोक नहीं पाया और बोला, सूरज, क्यों ना हम ताबूत खोलकर देख लें? इससे सबकी चिंता दूर हो जाएगी। मेरे पिता 4 बार मरे। अगर तुम ताबूत खोलोगे तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वे एक प्रतिशोधी प्रेत बनकर तुम्हें सताएंगे? मेरे पिता ने अभी एक जोरदार धमाका देखा और आसमान काला हो गया, लगभग अंधेरा होने वाला है। मैंने विशाल को इधर उधर छिपते हुए देखा और वह भिड्ड से चिल्लाया, सब लोग बहस बंद करो। अगर मेरी मानो तो चलो हम सब अमन के घर चलते हैं और देखते हैं कि उसके घर की चौखट अभी भी वहां है या नहीं। यह अच्छा विचार है, चलो सब जाकर देखते हैं। अगर चौखट अभी भी वहीं है तो साबित हो जाएगा कि छोटा अमन झूठ बोल रहा है। ग्रामीण सहमति में सिर हिलाने लगे। ठीक है, तो सब लोग मेरे घर चलो और देखो। जल्द ही लोगों का एक बड़ा समूह मेरे दरवाजे पर पहुंच गया। क्या आप सबने देखा? उसकी चौखट अभी भी वहीं है। छोटा अमन झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अमन अभी सिर्फ 5 साल का है, छोटा है। शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा और खुद ही डर गया होगा। चूंकि सब कुछ ठीक है तो सब लोग अब जा सकते हैं। रतन काका के बोलने के बाद ग्रामीण तितर बितर हो गए। जाने से पहले सूरज ने रतन काका को तिरछी नजरों से देखा। रतन काका, सावधान रहना, मेरे पिता आज रात आपसे मिलने आ सकते हैं। रतन काका इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने पैर पटके और सूरज की जाती हुई पीठ पर थूका। ओ छोटे बदमाश, मैं तुझसे तंग आ चुका हूं। मैं तेरे बाप के आने का इंतजार करूंगा। रतन काका ने कुछ और गालियां दी और चले गए। मेरी दादी ने मेरा सिर सहलाया और कहा, छोटे अमन, दादी को सच बताओ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा था? दादी, नहीं, मैंने सच में चमन काका को देखा था और उन्होंने मुझसे 3 अगरबत्तियां भी मांगी थी। मेरी दादी को अभी भी थोड़ा बुरा लग रहा था। वह मेरी ओर देखने के लिए मुड़ी और मैं जमीन पर बैठकर चौखट को देख रहा था। ओ जी, आप क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, अंधेरा हो रहा है, चलो अंदर चलकर सो जाते हैं। देर रात मेरी पेशाब करने के लिए आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे दादाजी और दादी अभी भी जागे हुए थे। सुनो, मैंने गिना है और सच में 3 अगरबत्तियां कम है। छोटा अमन झूठ नहीं बोल रहा था। चमन काका सच में हमारे घर आए थे और जो चौखट हमने दिन में देखी थी वह नई थी। जब चमन काका जिंदा थे तो हमारे दोनों परिवारों में कोई दुश्मनी नहीं थी, तो वे हमें ढूंढते हुए क्यों आए? मैं भी झूठ नहीं बोल रहा था। मेरा चेहरा बहुत सफेद पड्डी अच गया था। सुनो, क्या हमें भाग जाना चाहिए? शहर भाग चलते हैं, हम नहीं बच सकते। एक बार जब जिंदा मुर्दों की नजर हम पर पड़ी जाती है तो हम कभी नहीं बच सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरी दादी ने अपनी बात खत्म ही की थी कि मैंने दरवाजे पर जोर जोर से पीटने और चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं इतना डर गया कि लगभग रो पड़ ढा। एक शब्द भी मत बोलना। मैंने खिड़की से बाहर देखा और एक साए को मेरी चौखट पर लात मारते हुए देखा। आवाज और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चौखट गिरा दी गई हो। चमन काका अपनी कमर पर हाथ रखे मेरे आंगन में दाखिल हुए। ओ जी, अब हम क्या करें? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। आवाज मत करो, भाई के साथ कुछ भयानक हुआ है। हमारे गांव में कोई मर गया है, जल्दी बाहर आओ। चमन काका की आवाज डरावनी थी, जैसे किसी भूत की चीख। भाई, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ रहा हूं। काका, आपके भाई घर पर नहीं हैं, पहले जाकर उनकी मदद करो। क्या तुम पागल हो गई हो? एक मुर्दे से बात कर रही हो? मैं उसे बहलाकर दूर भेजना चाहती हूं। मेरी दादी की बात खत्म ही हुई थी कि बाहर से चमन काका के रोने और हंसने की आवाजें आने लगीं। मैंने अपनी आंखों से भाई को अंदर जाते देखा है। मुझसे झूठ मत बोलो, भाई को बाहर आने दो। 9वां भाई भी दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। मेरे दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। 7वें भाई, तुम और 9वें भाई पहले जाओ, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। चमन काका ने मुझे सुना और वह हंसने और रोने लगे। फिर दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। हमारे लकड़ी के दरवाजे को जोर जोर से तोड़ा जा रहा था और मेरे दादाजी का चेहरा खून से लथपथ था। दादाजी, चमन काका को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। जैसे ही मेरे दादाजी ने अपनी बात खत्म की, एक जोरदार धमाका हुआ और हमारा लकड़ी का दरवाजा टूटकर खुल गया। चमन काका दरवाजे पर खड्डी ढे थे, अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चौखट ने उन्हें रोक दिया था।
दादाजी, अब हम क्या करें? सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोने से पहले चौखट को मजबूत कर दिया था। चमन काका हमारी चौखट पर लातें मारते रहे। मेरी हिम्मत चमन काका को दोबारा देखने की नहीं हुई, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीता। आखिरकार सुबह हो गई। हमारे आंगन के गेट की चौखट गिर चुकी थी और गेट पर बबूल की एक टहनी लटकी हुई थी। मेरे दादाजी का चेहरा उदास था। बबूल की टहनियां भूतों को आकर्षित करती हैं। कोई जानबूझकर हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। चमन काका को यहां लालच देकर लाया गया था। जैसे ही मेरे दादाजी ने अपनी बात खत्म की, संजय दौड़ता हुआ आया। कुछ अनहोनी हो गई है। रतन काका मर गए हैं। क्या? रतन काका पर किसी का साया है? यह बहुत अजीब है। चलो जल्दी उन्हें देखने चलते हैं। चलो। हम रतन काका के घर पहुंचे, जहां पहले से ही लोगों की भीड़ लगी थी। रतन काका, आपकी हालत बहुत खराब है, चिंता मत करो। मैं आपके अंतिम संस्कार के लिए सबसे अच्छा ताबूत खरीदूंगा और आपके लिए ढेर सारे कागजी पैसे जलाऊंगा ताकि आप वहां आराम से रह सकें। मेरे दादाजी ने माथे पर बल दिया। रतन काका की हत्या हुई है। जैसे ही मेरे दादाजी ने यह कहा, ग्रामीण एक दूसरे को डर भरी नजरों से देखने लगे। मेरे रतन काका पर किसी भूत का साया है। उनकी हत्या शायद किसी प्रतिशोधी आत्मा ने की है। रतन काका की हत्या किसी इंसान ने की है। यह कहकर मेरे दादाजी गेट पर गए और बबूल की एक टहनी उठा ली। बबूल की टहनियां भूतों को बुलाती हैं। किसी ने जानबूझकर यह टहनी रतन काका के दरवाजे पर रखी थी। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे को देखा। कौन इतना क्रूर है जो मेरे रतन काका को नुकसान पहुंचाना चाहता है? कल रात चमन काका मेरे आंगन में आए थे। खुशकिस्मती से मैंने घर की चौखट ऊंची कर दी थी, इसलिए वे अंदर नहीं आ पाए। आज सुबह मैंने अपने आंगन के गेट पर बबूल की टहनियां देखी जो झूल रही थीं। तुम दो छोटे बदमाश ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे करते हो? काका, बकवास बंद करो। मेरे पिता पहले ही दफनाए जा चुके हैं। वे आपके घर कैसे जा सकते हैं? सही बात है, मेरे पिता को बहुत पहले दफना दिया गया था। बकवास बंद करो। मेरे दादाजी का चेहरा सख्त था। ताबूत खोलो। जो भी मेरे पिता की कब्र खोदेगा, मैं उससे मौत तक लड़। भीड़ से संजय के साथियों को बाहर लाओ। रतन काका का अजीब व्यवहार बताता है कि हमारे गांव में उथल पुथल मची है। ये चीज खून पीती है। अगर हमने इससे छुटकारा नहीं पाया तो गांव का हर इंसान भुगतेगा। मैं रामलाल दादा पर विश्वास करता हूं और ताबूत खोलने का समर्थन करता हूं। जैसे ही संजय ने अपनी बात खत्म की, किसी ने सुर में सुर मिलाया। हां, गांव में आफत है, सब भुगतेंगे। मैं भी ताबूत खोलने का समर्थन करता हूं। आंगन में मौजूद हर किसी ने ताबूत खोलने का समर्थन किया और पीछे के पहाड़ पर जाने का शोर मचाने लगे। मेरे पिता की शोक अवधि के 7 दिन भी नहीं बीते हैं और तुम्हारी कब्र खोदने की हिम्मत हुई? क्या तुम्हें कुछ बुरा होने का डर नहीं है? अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन हमें इसकी तह तक जाना ही होगा। यह कहकर मेरे दादाजी मुड़े और पीछे के पहाड़ की ओर चल दिए और ग्रामीण उनके पीछे हो लिए। पूरा समूह जल्दी ही पीछे के पहाड़ पर पहुंच गया। चमन काका का मकबरा लकड़ी का बना था और वह बीच से फटा हुआ था, जैसे उस पर बिजली गिरी हो। रामलाल, क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? कब्र खोदना अपनी नस्ल खत्म करने जैसा है। क्या तुम सच में मेरे पिता की कब्र खोदने की हिम्मत करोगे? जब ताबूत खाली है तो मैं खोदने से क्यों डरूंगा? यह कहकर मेरे दादाजी ने फाउद्धा पकद्धा और खुदाई शुरू कर दी। ग्रामीण भी मदद के लिए आगे आए और सूरज और विशाल उन्हें रोक नहीं सके। जल्द ही उन्होंने ताबूत निकाला जो एक गहरा और डरावना नजारा था। मेरे दादाजी ने 2 जवानों को ताबूत बाहर निकालने के लिए बुलाया। ताबूत खाली था। चमन काका कहीं नहीं थे। सूरज और विशाल दोनों भाई ऐसे लग रहे थे जैसे हवा निकली हुई बोतलें हों। मेरे दादाजी का चेहरा गंभीर था। चमन काका कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। वैसे भी मेरे पिता को दफनाया गया था। यह चीज शैतानी है। यह दिन की रोशनी से डरती है, इसलिए हमें इसे पकड़कर जलाना होगा। अगर अंधेरा हो गया तो कोई इसे काबू नहीं कर पाएगा। मुझे जल्दी बताओ। हाँ, मुझे सच में नहीं पता कि क्या हुआ। विशाल और मैंने खुद पिता को ताबूत में रखा था। वे गायब कैसे हो गए? मेरे दादाजी का चेहरा चिंता से भरा था। मुझे सच सच बताओ। एक बार अंधेरा हो गया तो कोई भी इस चीज को रोक नहीं पाएगा। सूरज ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। हाँ, चाहे आप मुझे मार ही क्यों ना दें, मुझे नहीं पता कि मेरे पिता कहाँ हैं। मैं खुद सोच रहा हूं कि मेरे पिता का शव किसने चुराया। तुम दोनों भाई, अगर सच नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को इसी ताबूत में ढकेल दूंगा। विशाल डर से कांपने लगा। वह बस बोलने ही वाला था। दोस्तों, क्या विशाल अब सच उगल देगा या गांव की यह काली रात कभी खत्म नहीं होगी? आपको क्या लगता है, चमन काका का शरीर आखिर कहां गायब हो गया?
अपनी थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये रोंगटे खड्डे कर देने वाली कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और खौफनाक किस्सों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, क्या आपके गांव में भी ऐसी कोई डरावनी परंपरा या कहानी है? हमें कमेंट में जरूर लिख भेजिए।